हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर के आए थे। इस बार हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। हमें पता है कि आप लगातार जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी घबराहट बढ़ रही होगी, लेकिन आपको घबराने की एकदम आवश्यकता नहीं है। हम आप लोगों के साथ हैं। जब तक आपका एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जिस तरह की आपको आवश्यकता होगी हेल्प की, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इस तरह से आपका काम यह है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर डालिए। अगर आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे उसको आप अच्छे से फोकस करेंगे, वो आपको क्वेश्चन सारे समझ में आते जाएंगे। वैसे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों को उसमें हिंट देते जा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेकंड ईयर में आप लोग प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में पहुंचे हैं, इसलिए थर्ड ईयर का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जितना अच्छा नंबर आएगा वही मार्क्स आपके लिए आगे चल करके काम आएगा। और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक अपनाने पड़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में अगर आता है तो वो छूटने ना पाए और आप उसके बारे में अच्छे से कंप्लीट आंसर दें। और उसके लिए आप हर क्वेश्चन को जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रेडी करेंगे, जिससे कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन को आप आसानी से शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। और मेनली आपको फोकस करना होगा यहाँ पे ये चीज कि जो मैथमेटिकल पॉइंट है वो आप अधिक से अधिक देंगे। थ्योरेटिकल पॉइंट अगर थोड़ा सा कम भी हो जाता है तो भी चलेगा। और जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आएगा वहीं से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आप देते हैं तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। और जब फर्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा होता है तो उसी के अनुसार एग्जामिनर जो है आपको नंबर स्टार्ट करता है देना। अगर मैक्सिमम नंबर आपको पहले क्वेश्चन से ही वो देने लगेगा तो लास्ट क्वेश्चन तक आपको अच्छे मार्क्स मिलते चले जाएंगे और आप उस सब्जेक्ट में एक अच्छा मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि आपको इस बार थर्ड ईयर में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन दिए थे वो कम मार्क्स पाए थे, वही मार्क्स उनको सेकेंड ईयर में भी मिल गया, क्योंकि सेकेंड ईयर में वो प्रमोट हुए, सेकेंड ईयर प्रमोट होकर के थर्ड ईयर में गए। तो इस बार जो लोग कम मार्क्स पाए हैं उनके लिए ये मौका है कि वो अधिक से अधिक मार्क्स गेन करके फर्स्ट ईयर के कम मार्क्स को बैलेंस कर लेंगे और वही आपका जो है आगे चल करके काम आएगा। तो हम आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बता रहे हैं और हमें ये पूरा भरोसा है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और मैक्सिमम ये चांस है कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। और इस तरह से हमने रिलेटिविटी का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया और आज स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी बता दूंगा। तो आपका पूरा एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन पे अब लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस केवल आपको करना रहेगा, ठीक है। और जहां भी आपको दिक्कत होगी उसको आप हमें बताएंगे, उसका हम आपको सोल्यूशन जो है वो भेजेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय फेज स्पेस, हाउ विल यू डिवाइड अ फेज स्पेस इनटू सेल। तो फेज स्पेस के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, दिस इज द 6 डायमेंशनल स्पेस। और यहाँ पे आपको पोजीशन और मोमेंटम के स्पेस को कंबाइन कर देना, 3 डायमेंशनल पोजीशन स्पेस 3 डायमेंशनल मोमेंटम स्पेस को कंबाइन कर देंगे तो वो आपका फेज स्पेस हो जाएगा। इसके बारे में आपको जो है वहां पे लिखना होगा जितना आप इसके बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मेरा हाउ विल यू डिवाइड ए फेज स्पेस इनटू सेल। तो उसके लिए आप करेंगे क्या कि फेज स्पेस को का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें एक सेल के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपका फेज स्पेस इनटू सेल पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ensemble, ओके, नेम द टाइप ऑफ ensemble। तो टर्म ऑफ ensemble का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ द सिस्टम। एक जगह पे हम कितने सारे सिस्टम को सेपरेटली कलेक्ट करके रख सकते हैं, इसी को हम लोग ensemble बोलेंगे। और यहाँ पे टाइप ऑफ द ensemble में क्या हो जाएगा, ये कितने टाइप का ensemble होगा, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को वो फॉलो करेगा, किस तरह से उसको रखा जाता है, वही टाइप्स ऑफ ensemble है। तो माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल, ये 3 टाइप्स के ensemble है, इसके बारे में आप बताते चले जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3,
डिफाइन द माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट, तो वहां पे आपको इसके बारे में बताना होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड प्रूव बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको रिलेशन निकालना है एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी में। यहाँ पे एस क्या है, दिस इज द एंट्रोपी है, ओमेगा क्या है, दिस इज द थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है। इन दोनों में आप रिलेशन फाइंड कर लेंगे, तो यही आपका बोल्ट्जमैन थ्योरम कनेक्टिंग एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सो दैट द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट इन द एनर्जी रेंज E and E plus D is given by omega E equal to 4 root 2 pi V m to the power 3 by 2 e to the power 1 by 2 d E x cube अपॉन x cube। ओके, तो यहाँ पे जो ये हम लोगों ने निकाला है, दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द गिवन फेज स्पेस। ओके, हैविंग एनर्जी E to E plus DE, E to E plus DE के बीच में हम लोगों को नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द फेज स्पेस फाइंड कर लेना है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस निकाल करके उसमें हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन सेल से डिवाइड कर देंगे इन द एनर्जी रेंज E to E plus DE के बीच में, और ये वैल्यू हम लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द फेज स्पेस हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ओके, फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, two systems are in thermal contact. Derive the condition for the system to be in equilibrium from the statistical point of view. हम लोगों ने थर्मोडायनामिकल पॉइंट ऑफ व्यू के कंडीशन में पढ़ा है कि दो सिस्टम अगर हमारे कंबाइंड है तो उस कंडीशन में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कब रहेंगे, जब उन दोनों का टेम्परेचर जो है वो इक्वल हो जाए। T1 इक्वल टू यदि T2 हो जाए तो ये दोनों सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बताएंगे तो उस कंडीशन में हम लोगों को एक फंक्शन है डेवा E log ओमेगा। ये फंक्शन जो है अगर दोनों सिस्टम का इक्वल आ जाता है, डेल E log ओमेगा, दो सिस्टम लेंगे, दोनों का यदि ये इक्वल आ जाता है तो स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हम बोलेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोगों को लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करना है और इसमें हम लोग डिराइव करेंगे। यहां पे हम लोग दिखाएंगे क्या कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज एनर्जी है, ठीक है, जो एवरेज एनर्जी रहेगी, ओके, उसकी वैल्यू 1/2 kT, उसकी वैल्यू 1/2 kT हम लोगों को दिखाना है। फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एवरेज एनर्जी है वो 1/2 kT हम लोग दिखाएंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो इतना काम हम लोगों को करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ सो दैट probability of a molecule with x component of its velocity in the range vx and vx plus dvx is given by pv dvx is equal to m upon 2 pi kt to the power half exponential minus m vx square upon 2 kt dvx। तो हम लोगों को यहाँ पे किसी कंटेनर में गैस ले लेना है, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में मोशन करेंगे। तो हम लोगों को एक्स डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल फाइंड करना है इन द रेंज ऑफ द वेलोसिटी vx टू vx प्लस dvx के रेंज में हम लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है।
ठीक है, तो इतना काम करना है और ये डेरिवेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके, इसको आप लोग डिराइव कर लेंगे। इसी डेरिवेशन पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी डेरिवेशन से हम लोगों को ये क्वेश्चन भी फाइंड करना है। फ्रॉम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ओके, डिड्यूस द फार्मूला फॉर मीन, रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करना है कि जो कंटेनर में मॉलिक्यूल्स एक्स वाई जेड डायरेक्शन में मोशन में है उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो जब हम लोग निकालेंगे इन bx to bx प्लस dvx रेंज में कि क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, तो उसी से हम लोग मीन निकालेंगे और उस मीन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, v बार इक्वल टू अंडर रूट 8 kt, ओके, v बार इक्वल टू अंडर रूट 8 kt अपॉन m पाई। ओके, ये तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग VRMS निकाल लेंगे। ठीक है, VRMS हम लोग निकालेंगे, वो भी हमारा लगभग इसी के सिमिलर आएगा। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 kt अपॉन m। ओके, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू को हम लोग VMP से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू इन दोनों के वैल्यू से काफी कम आएगी और वो वैल्यू क्या होगी, 2 kt अपॉन VMP इक्वल टू अंडर रूट 2 kt अपॉन m। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ये चीज कंपेयर करने के लिए दे देता है, तो जब हम लोग तीनों को कंपेयर करते हैं उस समय हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको एडजस्ट करने के लिए दे देता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में से हमारी जो VRMS वैल्यू है वो सबसे ज्यादा 8 kt अपॉन m। उसके बाद क्या है, V मीन है 8 kt अपॉन m पाई। उसके बाद लास्ट में क्या है, VMP इक्वल टू अंडर रूट 2 kt अपॉन m। तो जब हम लोगों को कंपेयर करने के लिए दे देगा तो हम लोग इस तरह से दिखा देंगे, VRMS इज ग्रेटर देन V बार इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ये चीज कभी कभी कहा देता है सो दैट। तो तीनों की वैल्यू पहले हम लोग इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे कि तीनों को कंपेयर कर देंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, VRMS इज ग्रेटर देन V बार एंड V बार इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। V बार मतलब V मीन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 हम बताते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ब्रैकेट में हमने क्लासिकल लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किया है और यहाँ पे जो पार्टिकल हम लोग लेते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल लेते हैं। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल हम लोग अलग अलग उसको पहचान सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उनका जो है नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनका नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए हम लोग ये फार्मूला डिराइव करेंगे। Ni इक्वल टू GI अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा इंटू एक्सपोनेंशियल एप्सिलॉन I अपॉन KT। ओके, ये एप्सिलॉन I ये हमारा एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स या बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, दोनों चीज एक ही है। यहाँ पे जो है साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट बोस और आइंस्टीन ने मिलकर के इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था और यहाँ पे जो पार्टिकल रहेंगे वो इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब कि सारे पार्टिकल सेम रहेंगे और उन पार्टिकल को हमें नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस कंडीशन में हम लोग ये फार्मूला जो है वो फाइंड करेंगे। यहाँ पे GI जो है वो D चंद्र से रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बीटा की जो वैल्यू है वो 1/KT है, एप्सिलॉन I हमारा एनर्जी है। ठीक है, तो Ni इक्वल टू GI अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन I माइनस टोटल में से -1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये डेरिवेशन हम लोगों को करना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स आर मोस्ट फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्मी और डिराक ने मिल करके डेरिवेशन किया है और यहाँ भी जो पार्टिकल रहेगा
वो हमारे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ये डेरिवेशन हम लोगों को करना है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हम लोगों को पता है कि एक सेल में एक ही पार्टिकल जो है वो एंट्री करेगा या नन करेगा, और जो यहाँ पे हम लोगों के पास फर्मियांस जो पार्टिकल रहेंगे वो फर्मियांस रहेंगे, उनका स्पिन जो रहेगा वो हाफ इंटीग्रल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस तरह के पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को करना होगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स में या नंबर ऑफ सेल्स में करना होगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से ये जो हमारे 12 क्वेश्चन है ये आपके लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जामिनेशन में आपको मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, और अगर ये आप इन सभी क्वेश्चन को फोकस करते हैं तो ये पेपर आपका बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। और इसके बाद इसको आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को रेडी कर लेंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।